तो हेलो गाइस, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल जॉसूर में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे सामान्य विज्ञान के जो एमसीक्यू क्वेश्चंस है, जिसका लेक्चर सीरीज मैंने सुबह कंप्लीट कर दी। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर विजिट करिए, उस वीडियो को देखिए। देन उसके बाद आप इस वीडियो को देख सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली भी देख सकते हैं, आप लोग की मर्जी। और दूसरी बात, एक चीज़ और कहना चाहूँगा, किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड कोई डाउट्स होता है तो प्लीज़ आप कमेंट जरूर करिएगा। आप लोगों चैनल है, आप लोग के लिए बनाया गया है, तो प्लीज़ बेझिझक होकर कमेंट करिए, आपके डाउट्स का सारा सोल्यूशन निकालेंगे। और देखिए यार, मैं भी इंसान हूँ, हो सकता है मेरे से भी गलती हो सकती है। हालांकि मैं कोशिश करूँगा, चूंकि एजुकेटर के तौर पे आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, कोशिश करूँगा कम से कम गलती करूँ, ताकि आपका एग्जाम में जो आंसर कभी क्वेश्चन वगैरह आ जाते तो वो गलत आप अटेम्प्ट ना करें। ओके। और किसी चीज़ से कोई दिक्कत होती, जैसे आप लोगों ने कहा कि सर जूम करिएगा अच्छे से, तो मैंने वो उसका सोल्यूशन भी कर दिया। आई होप आपको प्रीवियस वाले वीडियो में जो आज सुबह मैंने अपलोड किया था उसमें अच्छे से दिखाई दिया होगा। तो ऐसा करके आप लोग जो भी गलतियाँ होती है वो बताएंगे, उसके हिसाब से हम लोग मॉडिफिकेशन करेंगे। तो फिर लेट स्टार्टेड, बिना किसी टाइम इसके चलिए वीडियो को कंप्लीट करते हैं। और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और ये पूरी के पूरे क्वेश्चन जो है वॉचमैन एफसीआई भर्ती जो है उसी के बुक से मैंने लिए, इससे बाहर अभी कोई नहीं है, क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूँ इस बुक को जितना जल्दी हो सके ख़त्म करूँ, ताकि फिर अगला जो मैं अपना कंटेंट देता हूँ वो आपको दूँ। ओके, तो फिर चलिए लेट स्टार्टेड शुरू करते हैं। चलिए मैं आपको अच्छे तरीके से जूम इन करके दिखा देता हूँ यहाँ पे, है ना। आई होप इतने में आप सभी को दिखाई दे रहा होगा, मेरे को तो लगता है परफेक्ट है। तो देखिए यहाँ पे सबसे फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन देखिए, ये जो है विज्ञान का ये 181वें नंबर का क्वेश्चन इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि ये बुक में इसे पैटर्न पे आधारित है। ओके, तो देखिए है ना, मृग तृष्णा, जिसको हम लोग बोलते हैं मिराज, है ना। मृग तृष्णा उदाहरण है, किसका उदाहरण है? अपवर्तन का, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का, विक्षेपण का, या फिर विवर्तन का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। अब देखिए ये जो मतलब फैक्ट है ना, मतलब ये जो केस है वो आपको कहाँ पे दिखाई देगा? ये आपको गर्मी के दिनों में दिखाई देता है। अगर आप राजस्थान में जाएंगे तो आपको आमतौर पर ये गर्मी के दिनों में बहुत अच्छे से दिखाई देगा, है ना। इसमें क्या लगता है कि दूर की वस्तु पास में लगती है और ऐसा लगता है कि नज़दीक में पानी है, ऐसा करके फीलिंग होते हैं। आई होप जब आप साइंस की और अच्छे से इसमें डीप पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे। अगला है कि 182, और देखिए इसकी पीडीएफ फाइल की अगर मैं पहले टर्म्स कंडीशन बताऊं, जैसे 100 लाइक होते हैं, आपको टेलीग्राम चैनल पे इसका कंप्लीट पीडीएफ मिल जाएगा। और बुक अगर किसी को परचेस करना है, उसका सारा डिटेल वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वहाँ पे जाकर आप लोग चेक कर सकते हैं। 182 नंबर का क्वेश्चन है, लोलक घड़ियाँ गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती हैं? क्या गर्मियों के दिन लंबे होने के कारण, कुंडली में शीर्षक के कारण, कुंडली में घर्षण के कारण, लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिससे इकाई दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है, गर्मी में लोलक का भार बढ़ जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिससे इकाई दोलन में लगा हुआ समय भी बढ़ जाता है। अब देखिए 183 नंबर का क्वेश्चन, मतलब तीसरा नंबर का क्वेश्चन है कि त्रिविम, है ना, त्रिविमीय, थ्री डायमेंशनल चित्र निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिया जाता है? होलोग्राफी के द्वारा, फोटोग्राफी के द्वारा, फोटो क्रोमेटिक के द्वारा, या फिर रेडियोग्राफी के द्वारा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, होलोग्राफी के द्वारा थ्री डायमेंशन चित्र लिया जाता है। अब थ्री डायमेंशन चित्र का क्या मतलब हुआ, आप लोग इसको आराम से समझ सकते हैं। होलोग्राम में आप लोगों ने देखा होगा कि कोई आदमी या फिर किसी भी चीज़ का वर्चुअल होता है, उसमें क्या होता है, पिरामिड के थ्रू ऐसा होता है जिसमें थ्री डायमेंशन होता है, उसमें को देख सकते हैं। ओके, सो अगला नंबर का सवाल है ना, टेलीविजन के दूरस्थ नियंत्रण में किस प्रकार की तरंगों का उपयोग किया जाता है? देखिए टेलीविजन के दूरस्थ नियंत्रण में किस प्रकार के तरंगों का उपयोग किया जाता है, यानी कि आप लोग समझ सकते हैं कि एक टीवी होता है, उसमें रिमोट होता है, तो रिमोट में वहाँ पे कौन सा लाइट होता है या फिर तरंग होता है जिसका यूज़ किया जाता है, उसको आपको बताना है। क्या दृश्य प्रकाश तरंगों का यूज़ होता है, अवरक्त प्रकाश तरंगों का यूज़ होता है, या फिर एक्सरे किरणों का यूज़ होता है, या फिर गामा प्रकाश तरंगों का यूज़ होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि औरक्त तरंग, है ना, औरक्त प्रकाश तरंगों का यूज़ किया जाता है। देखिए अगर आपको औरक्त प्रकाश तरंगों को देखना है तो रिमोट को पकड़ना, उसके बाद जो ब्लैक स्क्रीन होता है, टीवी को ऑफ करने के बाद आप लोग टीवी हो या फिर फैन पे जब आप उसको किसी भी बटन को प्रेस करेंगे तो वहाँ पे रेड लाइट जलता है, जो कि रिफ्लेक्ट होकर आपको दिखाई देता है। ओके, उसके बाद जो अगला नंबर का सवाल है 150, मतलब 5वां नंबर का सवाल है, क्रायोजेनिक्स। क्रायोजेनिक्स एक विज्ञान की शाखा है जो संबंधित है, आपको बताना है कि क्रायोजेनिक्स का संबंध विज्ञान की किस शाखा से? उच्च तापमान से, निम्न तापमान से, परमाणु ऊर्जा से, आणविक विज्ञान से? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निम्न तापमान से संबंधित है क्रायोजेनिक्स। ओके, उसके बाद है अगला नंबर का सवाल है कि प्रकाश, है ना, 6वां नंबर का सवाल है कि प्रकाश की गति न्यूनतम होगी जब यह गुजरता है। आपको बताना है कि प्रकाश की गति कहाँ पे न्यूनतम होगी, किससे गुजरने के बाद? वायु से कर गुजरने के बाद, जल से होकर, कांच से होकर, या फिर निर्वात से होकर? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कांच से होकर।
उसके बाद अगला नंबर का सवाल है कि निम्नलिखित में से किसने एक्स किरणों का आविष्कार किया। बहुत ही इजी लेवल का 6th-7th स्टैंडर्ड का जब से एक्स किरणें, गामा किरणें और बीटा, अल्फा, बीटा, थीटा जब से ये चालू होते हैं ना, ये रेज वगैरह, किरणों वगैरह, तब से बहुत अच्छा स्टार्टिंग में तो इसी को पढ़ाया जाता है। ओके, तो क्या रदरफोर्ड ने किया, रॉटंजन ने किया, या फिर मैक्सवेल ने किया, या फिर टोरी सैली ने किया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रोटंजन ने एक्स किरणों का आविष्कार किया। उसके बाद देखिए बहुत ही अगला और शानदार का क्वेश्चन, जो 8वां नंबर का बहुत ही शानदार क्वेश्चन है कि पास्कल इकाई है। आपको बताना है कि पास्कल किसकी इकाई है, आर्द्रता की इकाई है, दाब की इकाई है, या फिर वर्षा की इकाई है, या फिर तापमान की। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पास्कल जो है दाब, प्रेशर की यूनिट है, इकाई है। ओके, अगला नंबर का सवाल है भाई, 9वां नंबर का सवाल है कि रडार के आविष्कारक कौन थे। क्या रडार को J.H. वॉन है ना, J.H. वॉन टेसल ने बनाया, मतलब आविष्कार किया, या फिर है ना विल्हेल्म के रॉटंजन ने, या फिर P.T. फॉन है ना फॉन्सरवर्थ ने, या फिर A.H. टेलर एवं लियो सी योंग ने। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, A.H. टेलर एवं लियो सी योंग ने रडार का आविष्कार किया। ओके, अगला नंबर का सवाल है। अगला नंबर का सवाल बहुत ही शानदार है, 10वां नंबर का क्वेश्चन होगा ये। इंद्रधनुष बनने का कारण क्या है। वायुमंडल में सूर्य की किरणों का जल की बूंदों के द्वारा परावर्तन, या फिर वायुमंडल में सूर्य की किरणों का धूल के कणों द्वारा परावर्तन, या फिर वायुमंडल के विभिन्न स्थानों का तापक्रम भिन्न भिन्न होना। तो आपको बताना है यहाँ पे जो 4 स्टेटमेंट दिए हैं उनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, है ना, केवल एक में। तो देखिए इसका सही आंसर क्या होगा कि वायुमंडल में सूर्य की किरणों का जल की बूंदों द्वारा परावर्तन के कारण ही इंद्रधनुष का निर्माण होता है। अब देखिए इसको समझने के लिए आपको क्या करना होगा, जब आप कभी सुबह देखिए, जब सुबह हो या किसी भी टाइम जिस तरफ से सूर्य रहता है उस दिशा में आप लोग मुंह में पानी को भरिएगा। उसके बाद जब आप फूंक मारेंगे और तो ऊपर में देखेंगे आपको इंद्रधनुष दिख जाता है। तो ये कैसे दिखता है, ये जल की बूंदों द्वारा पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है ना, पूर्ण परावर्तन होता है, तभी आपको ये जो है सिचुएशन दिखता है, यानी कि इंद्रधनुष दिखता है। ओके, अगला नंबर का सवाल है कि देखिए भाई, अगला नंबर का सवाल 11वां नंबर का सवाल है कि कोयले के निम्नलिखित प्रकारों में किस एक में शेष प्रकारों की अपेक्षा अधिक कार्बन की प्रतिशत अंश होता है। आपको बताना है कि ये जो 4 ऑप्शन दिए हैं उनमें से कौन सा ऐसा कोयला है जिसमें कार्बन की जो मात्रा है बाकी अन्य कोयले से बहुत अधिक होता है। क्या बिटुमिन कोयले में होता है, लिग्नाइट में होता है, पीट में होता है, या फिर एंथ्रेसाइट्स में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एंथ्रेसाइट्स में जो है कोयले की जो अधिक प्रतिशत यानी कि कार्बन का अधिक अंश जो होता है ना। उसके बाद देखिए अगला नंबर का सवाल है, 12वां नंबर का सवाल है, उन शराब त्रासदियों में जिनके परिणाम स्वरूप अंधता आदि होती है हानिकारक पदार्थ। आपको बताना है कि यहाँ पे जो अल्कोहल दिए गए, आपको बताना है कौन सी अल्कोहल है जिसके कारण जिसके रिजल्ट के स्वरूप में, जिसके रिजल्ट के बाद आंखों में अंधता वाली मतलब सिचुएशन आ जाती है। क्या एथिल अल्कोहल के कारण होता है, एमिल अल्कोहल के कारण होता है, बेंजिल अल्कोहल के कारण होता है, या फिर मेथिल अल्कोहल के कारण होता है। तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, है ना, मेथिल अल्कोहल। देखिए एथिल अल्कोहल जो हम लोग नॉर्मल जो ह्यूमन बींग जो शराब के थ्रू यूज़ करते हैं उसको एथिल अल्कोहल बोला जाता है साइंस के भाषा में। और देखिए अगर आपको शराब को जहर बनाना है या फिर हानिकारक बनाना है तो आप उसमें थोड़ा सा मेथिल अल्कोहल मिला देंगे, तो वो क्या है, पूरा ह्यूमन बॉडी के लिए या फिर आपकी नॉर्मल बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इंजरी होता है, उससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेसेस वगैरह करने पड़ सकते हैं। अब खैर ये तो बात है, ऐसे जो पीते हैं वो ही इनको ध्यान रखें तो ज़्यादा बेटर है उनके लिए। ओके, हमारा अगला नंबर का सवाल है, चलिए इसमें थोड़ा सा और जूम इन करने की ज़रूरत है, आई होप। ओके, यहाँ पे हमारा 13वां नंबर का सवाल है कि जल में आसानी से घुलनशील है। क्या जल में कार्बन आसानी से घुल जाता है, नाइट्रोजन घुल जाता है, या फिर अमोनिया घुल जाता है, या फिर आयोडीन घुल जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नाइट्रोजन जो है जल में आसानी से घुलनशील है। ओके, उसके बाद यहाँ पे है अगला नंबर का सवाल, बहुत ही शानदार है। अगला नंबर का सवाल क्या है, स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए क्या प्रयोग में लाया जाता है। क्या स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए क्रोमियम और निकिल का यूज़ किया जाता है, या फिर निकिल व तांबा का यूज़ किया जाता है, या फिर क्रोमियम व ग्रेफाइट का यूज़ किया जाता है, या फिर बेंजीन और एसीटोन का यूज़ किया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्रोमियम और निकिल का यूज़ किया जाता है स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए। देखिए किसी क्वेश्चन में किसी को डाउट हो या फिर अगर मेरे से बताने में कोई आंसर में गलत हो जाए तो प्लीज़ करेक्शन ज़रूर करना, कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करना, क्योंकि आपके एक कमेंट से हो सकता है मैं जो आंसर बताऊँ वो गलत होने के बावजूद, है ना, अगर मैं उसको सही कर देता हूँ तो हो सकता है आप लोग जो सही आंसर बताएं उनसे किसी और का भला हो सकता है, कोई और उसका करेक्ट आंसर
आंसर जान सकते हैं। ओके, सो अगला नंबर का सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक उर्वरक नहीं है? क्या अमोनिया सल्फेट एक उर्वरक नहीं है, या फिर कैल्शियम सल्फेट उर्वरक नहीं है, या फिर कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट जो है उर्वरक नहीं है, या फिर पोटेशियम नाइट्रेट उर्वरक नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम सल्फेट जो है एक उर्वरक नहीं है, बाकी सारे के सारे उर्वरक हैं। ओके, अगला नंबर का सवाल है कि घरेलू प्रतिशत है ना, या प्रतिशत यानी कि रेफ्रिजरेटर जो फ्रिज होते हैं है ना, घरेलू प्रतिशत में सामान्यतः कौन सा प्रतिशत प्रयोग में लाते हैं? नियॉन का यूज़ किया जाता है, अमोनिया का यूज़ किया जाता है, या फिर नाइट्रोजन का यूज़ करा जाता है, या फिर फ्रेयान का यूज़ किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमोनिया का यूज़ किया जाता है घर में जो प्रतिशत प्रयोग में लाते हैं रेफ्रिजरेटर में। ओके, सो अगला नंबर का सवाल है, अगला नंबर का सवाल है कि अश्रु गैस यानी कि जो टीयर गैस होता है, आपको है ना पता होगा, जब भी कहीं पे फायर कर रहा होता है तो सबसे पहले अश्रु गैस यानी कि टीयर गैस फेंका ही जाता है, ताकि वहाँ पे बाकी चीज़ों को कंट्रोल करना और खास करके उस सिचुएशन को कंट्रोल करना आसान हो सके। तो आपको बताना है अश्रु गैस कौन सा होता है, क्या अमोनिया होता है, क्लोरीन होता है, हाइड्रोजन कार्बाइड होता है, या फिर हाइड्रोजन सल्फाइड होता है? तो अश्रु गैस के लिए हम लोग यूज़ करते हैं अमोनिया का। ओके, सो अगला नंबर का सवाल है कि बुलेट प्रूफ पदार्थ है ना, बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक प्रयोग में लाया जाता है, या कौन सा बहुलक प्रयुक्त होता है? पॉलीविनाइल क्लोराइड यूज़ करा जाता है, या फिर पॉलीएमाइड यूज़ किया जाता है, या फिर पॉलीएथिलीन का यूज़ किया जाता है, या फिर पॉलीकार्बोनेट्स का यूज़ किया जाता है बुलेट प्रूफ बनाने में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पॉलीकार्बोनेट्स है ना, पॉलीकार्बोनेट्स का यूज़ किया जाता है बुलेट प्रूफ जैकेट्स वगैरह बनाने में, या फिर बुलेट प्रूफ से जितने भी सामान है वो पॉलीकार्बोनेट्स के द्वारा बनाए जाते हैं। अगला नंबर का सवाल है बहुत ही शानदार है, जो कि पीएच वैल्यू से रिलेटेड है। अगला नंबर का सवाल है 19वां नंबर का कि रक्त का पीएच मान क्या होता है? आपको बताना है कि रक्त का पीएच वैल्यू कितना होता है ना। ऑप्शन नंबर ए 5.4 पीएच, या फिर 6.2, या फिर 7.4, या फिर 8.7। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 7.4। अब देखिए 7.4 है रक्त का पीएच वैल्यू, तो आपको बताना है कि रक्त अम्ल होता है या फिर क्षार। ठीक है, तो जिनको भी पता हो वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं उनको हार्ट ज़रूर दे दूंगा। अगली बात है ना 20वां नंबर का सवाल है, किसी कमरे के एक कोने में सेंट की खुली शीशी है ना रख देने पर उसकी खुशबू कमरे के सभी भागों में फैल जाती है, ऐसा किस कारण से होता है? आपको बताना है कि एक कमरा है, आप एज्यूम कीजिए एक कमरा है जहाँ पे आपने परफ्यूम लाया, सपोज आपने फॉग लाया और फॉग का जो ढक्कन है आपने उसको ओपन रख दिया। उसके बाद क्या रीज़न है कि जो मतलब पूरा कमरा जो है परफ्यूम से भर जाता है, परफ्यूम की खुशबू से भर जाता है? तो उसके पीछे आपको रीज़न बताना है ना। तो क्या ये वाष्पीकरण है ना, क्या ये वाष्पीकरण के कारण होता है, या फिर वाष्पन के कारण होता है, या फिर विसरण के कारण होता है, या फिर ऊर्ध्वपातन के द्वारा होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विसरण के द्वारा ये जो है कारण है, मतलब ऐसा होने के कारण इसके पीछे विसरण है। अब देखिए आप सभी को बता देता हूँ विसरण क्या होता है। विसरण का मतलब होता है बेसिकली फैलना। तो रूम में अगर कोई चीज़ अगर फैल रही है जैसे रूम में है ना, तो इसके पीछे का कारण क्या है? विसरण है। वो चीज़ कंटिन्यू फैल रही है, पूरे वातावरण में जा रही है, इसीलिए आपको ऐसा मतलब जो है ऐसा महसूस होता है ना, उसकी खुशबू इसीलिए आपको पूरे कमरे में मिलने वाली है। ओके, अगला नंबर का सवाल है। अगला नंबर का सवाल बहुत ही शानदार है, जो कि बीमारी से संबंधित है। यहाँ पे अब आपको कुछ है जो मैंने विटामिन वगैरह बताए थे, कुछ बीमारियों के बारे में बताया था, उनसे रिलेटेड है ना। तो इसके बाद है अगला नंबर का सवाल है 21वां नंबर का सवाल है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम एड्स किसके कारण होता है? तो क्या एड्स जो है प्रोटोजोआ के कारण होता है, वायरस के कारण होता है, फंगस के कारण होता है, या फिर बैक्टीरिया के कारण होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, है ना, वायरस के नाम से जो है एड्स होता है। आपको बताना है कि प्रतिवर्ष है ना, प्रतिवर्ष पूरी दुनिया कौन से तिथि को, कौन से डे को है ना वर्ल्ड एड्स डे सेलिब्रेट करती है? आप लोग को बताना है। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा अगर आप इस वीडियो में यहाँ तक बने हुए हैं तो। ओके, अगला नंबर का सवाल है कि मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है। आपको बताना है कि मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ पे स्टोर रहता है? यकृत में रहता है, अमाशय में रहता है, तिल्ली में रहता है, या फिर उदर में यानी कि पेट में रहता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि यकृत में आपके लीवर में जो है विटामिन ए जो है स्टोर होकर रहता है। अगला नंबर का सवाल है कि मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में
में संपन्न होता है? क्या पैंक्रियास में होता है, बड़ी आंत में होता है, छोटी आंत में होता है या फिर आमाशय में होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, छोटी आंत में मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग संपन्न होता है। अगला नंबर का सवाल है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। अब ये सवाल क्या है, आप इसको देख लीजिए कि शरीर में उत्तकों का निर्माण कहाँ पे होता है ना? क्या वसा में होता है, कार्बोहाइड्रेट्स में होता है, कार्बोहाइड्रेट से होता है या फिर प्रोटीन से होता है या फिर विटामिन से हमारे शरीर में उत्तकों टिश्यूज का निर्माण होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्रोटीन्स के कारण हमारे शरीर में उत्तकों यानी कि टिश्यूज का जो है निर्माण होता है। अगला नंबर का सवाल है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और देखिए मैंने इसके बारे में कल आपको बताया था, मतलब आज सुबह वाली जो क्लास है उसमें ऑलरेडी बता दिया था, है ना, कि किस बीमारी के किसकी कमी, किस विटामिन की कमी के कारण कौन सी बीमारी होती है। तो इसका सही है ना। तो अगला नंबर का सवाल है 25वां नंबर का, किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है? क्या विटामिन बी की कमी से होता है, विटामिन के की कमी से, विटामिन ए की कमी से या फिर विटामिन डी की कमी से? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। इसके अलावा देखिए आपको तीन और जो यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, है ना, 3 और आपको विटामिन देखने को मिल जाएंगे। तो मैं आपसे चाहूँगा कि प्लीज़ आप नोट डाउन करिएगा कमेंट सेक्शन में कि विटामिन बी, विटामिन के और विटामिन डी की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं, और इसके बारे में आप लोग को जितना पता हो, जितना ज़्यादा पता हो, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर लिखिएगा। ओके, सो अगला नंबर का सवाल है, 26वां नंबर का सवाल है कि दूध के खराब होने का कारण क्या होता है? क्या लैक्टोबैसिलस के कारण दूध खराब होता है या फिर एस्परजिलस के कारण होता है या फिर स्यूडोमोनास के कारण खराब होता है या फिर स्टेफाइलोकोकस है ना, कोकस के कारण ये जो है ये सिचुएशन होती है, दूध खराब हो जाता है ना? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लैक्टोबैसिलस के कारण, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के कारण जो है दूध खराब हो जाता है। ओके, अगला नंबर का सवाल है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है कि लौह का अंश सबसे अधिक किस में पाया जाता है? सेब में पाया जाता है, अंडों में पाया जाता है, दूध में पाया जाता है या फिर हरी सब्जियों में पाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हरी सब्जियों में जो लौह का अंश यानी कि आयरन की मात्रा सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। ओके, अगला नंबर का सवाल जो कि ब्लड ग्रुप से रिलेटेड बहुत ही शानदार और जानदार क्वेश्चन है कि सर्वदाता वह व्यक्ति है जिसका रुधिर वर्ग होता है। आपको बताना है कि मेनली सर्वश्रेष्ठ जो ब्लड डोनर है वो कौन सा ब्लड ग्रुप समूह होता है? क्या ब्लड ग्रुप ए होता है, बी होता है, ए बी होता है या फिर ओ पॉजिटिव होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो ओ है ना, ओ ग्रुप होता है वो सर्वदाता होता है। ओ ग्रुप वाले किसी को भी ब्लड डोनेट कर सकते हैं। ओके, अगला नंबर का सवाल है, अगला नंबर का सवाल जो कि रक्तचाप से यानी कि बीपी से रिलेटेड है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। आपको बताना है कि मनुष्य का औसत रक्तचाप कितना होता है? आपको बताना है कि मनुष्य का औसत एवरेज ब्लड प्रेशर कितना होता है? 60/100 या फिर 20/80, 60/140 या फिर 120/80? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, है ना, 120/80, और ये भी किस फॉर्मेट में होता है? एच जी के बराबर में। ठीक है, एच जी के फॉर्मेट में होता है। देन उसके बाद अगला नंबर का सवाल और आज का आखिरी सवाल है, बहुत ही शानदार और बहुत ही जानदार क्वेश्चन है ना, कि साधारण मानव शरीर में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, या फिर साधारण मानव शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं? 36 36 होते हैं, 40 होते हैं, 56 56 होते हैं या फिर ऑप्शन नंबर डी 26 26 होते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 46। मानव शरीर में जो सामान्य मानव होता है, साधारण मानव होता है, उनमें 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। आई होप यार आज के जितने भी 30 क्वेश्चन थे आपके 30 के 30 पसंद आए होंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आती तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर ज़रूर करिए, कमेंट ज़रूर करिए, और कोई किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलें। और देखिए टारगेट याद रखिए, 100 लाइक जैसे आप कंप्लीट करते हैं तभी आपको इस वीडियो की कंप्लीट PDF फाइल मिल जाएगी। और किसी को बुक परचेस करना है, बुक से रिलेटेड सारी डिटेल आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जानी है, तो वहाँ पर भी आप सारा डिटेल देख लीजिए, और जिसको भी कॉन्टैक्ट करना होगा मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैं आपको कॉल करूँगा। देन उसके बाद आप लोग पेमेंट कर सकते हैं, फिर आपको कंप्लीट बुक की PDF फाइल मिल जानी है। ओके, तो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सबको बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, जय हिंद, वंदे मातरम।